हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर बात करें एसिडिटी की तो चार थ्योरीज काम करती हैं इसमें। जो पहली थ्योरी है वो है आर्नियस कॉन्सेप्ट या आर्नियस थ्योरी, जो कहती है जो H+ डोनर होंगे वो एसिड होंगे और जो OH- डोनर होंगे वो बेस होंगे। सेकेंड थ्योरी आई जिसने ये बताया कि जो H+ डोनर होंगे वो एसिड होंगे और जो H+ एक्सेप्टर होंगे वो बेस होंगे, जो कि ब्रोंस्टेड-लॉरी अप्रोच थी। इससे भी कभी पूरी नहीं हुई तो थर्ड थ्योरी आई जिसने कहा जो इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे वो बेस होंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे वो एसिड होंगे। ठीक है, जिसे हम ल्यूइस अप्रोच भी कहते हैं। लास्ट थ्योरी आई जिसे हम लक्स फ्लड अप्रोच कहते हैं, जिसने कहा ऑक्साइड डोनर होंगे वो बेस होंगे, जो ऑक्साइड एक्सेप्टर होंगे वो एसिड होंगे। ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग थ्योरीज के रिलेटेड अलग अलग एग्जाम्पल्स को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर, हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जब भी आप पीरियड टेबल में चलते हो ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, डाउन द ग्रुप चल रहे हो, तो वहाँ पर साइज में बहुत अंतर आता है, इसलिए वहाँ पर आप इंटरेक्शन का खास ध्यान रखोगे। पर जब आप लेफ्ट से राइट चलते हो तो साइज में बहुत अंतर नहीं आता, हालांकि साइज छोटा जरूर होता है पर साइज में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं आता है। तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, वहाँ इंटरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो चलते हैं। पहला केस है हाइड्राइड का। तो हाइड्राइड में अगर आप ऊपर से नीचे चलो तो एक है आपका HF और नीचे आ गया आपका HI। अब H है आपका 1s और आपका जो I है वो आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, अब कोई 5s और 6s ऑर्बिटल 1s के साथ या 1s का 5p या 6p के साथ इंटरेक्शन होगा तो बहुत ही पुअर होगा, तो ये वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा। ठीक है, क्योंकि 5p और 1s इंटरेक्शन बहुत खराब है भाई, 5p और 1s तो जल्दी टूटता है। ठीक है, जबकि जो रिलेटिवली बात करें तो 1s और 2p अच्छा इंटरेक्शन है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड मजबूत होगा। तो H और I का बॉन्ड अगर जल्दी टूटा तो H+ जल्दी निकलेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, इसलिए वो डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो तो एसिडिटी बढ़ती है, चाहे आप किसी के भी हाइड्राइड को ले लो। अब आप HF से लेके HI तक चलोगे तो HI मोस्ट एसिडिक होगा। अगर आप दूसरा ग्रुप लो H2O से लेके H2T तक जाएं तो टेलुरियम और हाइड्रोजन भी बड़ा छोटा है तो जल्दी टूटेगा, इसलिए टेलुरियम हाइड्राइड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, वाटर से। ऐसे ही अगर आप देखते हो ASH3 से लेके अमोनिया में चलें तो आर्सेनिक और हाइड्रोजन का बॉन्ड कमजोर है क्योंकि बड़ा छोटा है, साइज में काफ़ी डिफरेंस है, तो ये वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। जल्दी ब्रेक होगा तो जल्दी H+ निकलेंगे तो ज़्यादा एसिडिक होगा। अमोनिया रिलेटिवली कम एसिडिक है। ठीक है, तो इसी तरह से HI मोस्ट एसिडिक, फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो H2T मोस्ट एसिडिक। यहाँ पर देखिए, हाँ अब आप चलेंगे लेफ्ट से राइट। अगर आप लेफ्ट से राइट चलते हो तो आपको वहाँ पर इंटरेक्शन नहीं देखना है, आपको वहाँ पर H को निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। जैसे आप HF है, आपके पास OH है या पानी है, NH है तो अमोनिया है, मीथेन है तो CH होगा। आप सब में से H को निकाल दीजिए और देख लीजिए नेगेटिव चार्ज किस पे आराम से रह सकता है। ठीक है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिव चार्ज को आराम से बियर कर लेगा। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H को निकालने के बाद फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आराम से रह पाएगा, आराम से एकोमोडेट कर पाएगा फ्लोरीन उस नेगेटिव को, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी वो ज़्यादा एसिडिक है। H+ निकालने के बाद वो खुश है। जबकि मीथेन में अगर हम बात करें तो H+ निकाल के वो सबसे ज़्यादा दुखी है। ठीक है, इसलिए ये लीस्ट एसिडिक है या कह सकते हो मोस्ट बेसिक है। ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ते भी हैं, जो RLI है, RMGX है, वो बेसिकली CH3- के सोर्स हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो लेफ्ट से राइट आप H को निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखोगे और ऊपर से नीचे जब चलोगे पीरियड टेबल में तो आप वहाँ पर इंटरेक्शन देखोगे। बड़ा छोटा है तो जल्दी तोड़ दीजिए, H को निकाल दीजिए तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट है S कैरेक्टर। S कैरेक्टर आप जानते हो, S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर जैसे आपके पास CO2H है और यहाँ पर जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो S कैरेक्टर अगर बढ़ा तो नेगेटिव चार्ज को रखने की टेंडेंसी बढ़ेगी या खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि -I बढ़ेगा। S कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर H को निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा खुश रहेगा, क्योंकि कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड था। अब तो हालांकि इसमें अगर देखें सेकंड वाले में sp2 है, थर्ड वाले में देखें तो sp3 है। S कैरेक्टर जैसे जैसे कम होता जा रहा है नेगेटिव चार्ज को रखने की टेंडेंसी भी कम होती जा रही है, यानी H+ रिलीज करने के बाद एल्काइन का जो नेगेटिव चार्ज है ये मोस्ट स्टेबल है। कारण क्या है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन sp है और सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल है वो कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसकी जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 है। ठीक है, S कैरेक्टर बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज को एकोमोडेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। नीचे अगर हम देखें फिर से वही, यहाँ पर इसकी जो हाइब्रिडेशन है, यहाँ पर इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है और इसकी हाइब्रिडेशन जो है sp है। S कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा नेगेटिव चार्ज को रखने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, तो एसिडिटी भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें रिंग की तो रिंग जितनी छोटी होती है वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, क्योंकि अंदर की तरफ जो बॉन्ड्स हैं उसमें p कैरेक्टर बढ़ रहा है तो रिंग के बाहर की तरफ जो है S कैरेक्टर इंक्रीज होने लगता है। तो छोटी रिंग H+ को रिलीज करने के बाद काफ़ी स्टेबल होती है, जबकि बड़ी रिंग H को रिलीज करने के बाद इतनी स्टेबल नहीं हो पाती, इसलिए ज़्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, साइक्लोप्रोपेन वाला। ठीक, अगर हम बात करें नॉर्मल
एक बेंजोइक एसिड ले लें और एक नॉन एरोमेटिक एसिड ले ले, तो यहाँ जो कार्बन है इसकी जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 है, इसकी जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 है। आप जानते हो एस करेक्टर बढ़ता है तो नेगेटिव चार्ज को बियर करने की, एकोमोडेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका 33% एस है, जबकि CO2H sp3 वाले में 25% एस करेक्टर है। ये वाला आराम से नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रख लेगा, इसलिए ज़्यादा एसिडिक होगा, H+ को निकालने के बाद स्टेबल होगा। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो मोस्टली आपके एक्सरसाइज में क्या कर सकते हो, आप ऊपर से नीचे अगर आप नहीं चल रहे हो और आप सेम फंक्शनल ग्रुप से H को निकाल रहे हो, तो आप एक काम कीजिए, आप H को निकाल दीजिए और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी देख लीजिए। अगर वो स्टेबल है तो वो एसिडिक है, और वो नहीं है तो वो नहीं है एसिडिक। ठीक है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो H को निकाल दीजिए, MEpO नेगेटिव आ गया, ETO नेगेटिव हो गया और आपके पास PRO नेगेटिव हो गया। प्रोपाइल का प्लस आई ज्यादा होता है तो ये नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी हो रखा है इसके ऊपर, आप प्रोपाइल से और नेगेटिव को बढ़ाओगे, इसको आप अनस्टेबल कर दोगे तो ये खुश नहीं रहेगा, तो मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक होगा प्रोपेनॉल से। ठीक है, मिथेनॉल, इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल। HCl4 मतलब पर क्लोरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, इथेनॉल में अगर कंपैरिजन करें तो जो क्लोरिक एसिड है, पर क्लोरिक एसिड, ये मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। क्यों? H+ को निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस में जा रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसमें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेगेटिव चार्ज हाईली डिलोकलाइज्ड है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। एक तो उसकी ऑक्सीजन भी बहुत हाई है, क्लोरीन यहाँ +7 में है, दूसरा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हाईली डिलोकलाइज्ड है ड्यू टू रेजोनेंस, तो इस वजह से नंबर 1 पे आता है। सल्फोनिक एसिड में ऑक्सीजन थोड़ी कम हो गई है और नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन भी थोड़ा सा कम हो गया है। कार्बोक्सिलिक में थोड़ा और डिलोकलाइजेशन कम हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो सीधे सीधे देख भी सकते हो, यहाँ पर आपके पास SO3H, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इतना डिलोकलाइज नहीं करेगा जितना इसमें कर रहा था। यहाँ 3 डबल बॉन्ड थे, यहाँ से 2 डबल बॉन्ड रह गए। कार्बोक्सिलिक में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड रह गया है, तो रेजोनेंस कम होता चला जा रहा है, तो स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, इसलिए एसिडिटी भी कम होती चली जा रही है। फिनॉल और इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, दोनों ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, दोनों ही स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट है और नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में, इसलिए दोनों ही स्ट्रक्चर्स के बनते हैं और दोनों ही अच्छे होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग होते हैं। जबकि फिनॉल के अंदर सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स खराब होते हैं, क्योंकि एक में O पे नेगेटिव है, बाकी सारे में किस पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे नेगेटिव, और कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करता है। ठीक है, बाकी जितने स्ट्रक्चर बनाओगे सब पे कार्बन पे ही आएगा। इसमें 2 स्ट्रक्चर आए, दोनों स्टेबल हैं, इसमें एक आया वही स्टेबल था, बाकी सब खराब थे, तो जीता कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होती है फिनॉल से। इथेनॉल में तो रेजोनेंस भी नहीं हो रहा, प्लस आई से बढ़ा हो रहा है वो नेगेटिव को, तो वो सबसे खराब होगा। ठीक है, 7th में देखें तो एरोमेटिसिटी। अगर यहाँ से आप H को निकाल दीजिए तो H+ को निकालने के बाद यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो वाया रेजोनेंस स्टेबल है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे खराब होगी छोटी रिंग। छोटी रिंग जो है H+ को निकालने के बाद एंटी एरोमेटिक हो जा रही है। बीच वाली जो है ये भी एंटी एरोमेटिक है, पर ये फिर भी बड़ी होने की वजह से ये ट्विस्ट होके प्लेनर से नॉन प्लेनर हो सकती है और ये अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को रिमूव कर सकती है, जबकि ये बिल्कुल प्लेनर है, तो ये तो एंटी एरोमेटिक रहेगी, खराब रहेगी, इसलिए लीस्ट एसिडिक है। जबकि साइक्लोबेटाडाइन का जो एनायन है वो मोस्ट एसिडिक है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। नीचे बात करें तो पैरानाइट्रोफिनोल जो है मोस्ट एसिडिक होगा। क्यों? H+ को निकालने के बाद NO2 जो है इसको -R से स्टेबिलिटी देगा। जबकि अगर हम ऑर्थो की बात करें तो ऑर्थो में प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपका H है वो ट्रैप कर जाता है किसमें, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर H ट्रैप ही कर जाएगा तो H निकलेगा कैसे, इसलिए ये हल्का सा कम एसिडिक हो जाता है इससे। ठीक है, जबकि इसमें मेटा में सिर्फ -I काम कर रहा है, -I कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती नहीं है, बाकी फिनॉल में तो -I भी नहीं है, तो लास्ट में लीस्ट एसिडिक होगा। अगर हम बात करें रिंग में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिंग में अगर लोन पेयर होते हैं तो रिंग के जो लोन पेयर है वो टाइटली बाउंड होते हैं, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जैसे यहाँ लोन पेयर है तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इनका रेजोनेंस नहीं होगा, तो सिर्फ इंडक्टिव काम करता है। इसमें वही -I होगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सिर्फ इंडक्टिव काम करेगा। तो आप इन दोनों का अगर कंपेरिजन करो, दोनों के बीच में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पर इसको ऑक्सीजन -I होने की वजह से स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे। ठीक है, हालांकि खुला होता तो खुले के अंदर ये बंद नहीं होते हैं, ये टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, जिसमें यहाँ पर भी रेजोनेंस होने लगता है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, रिंग के अंदर ऑक्सीजन के लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑक्सीजन के रिंग के अंदर ऑक्सीजन का -I काम करेगा, और सिर्फ -I हुआ तो नेगेटिव चार्ज को -I से भी स्टेबिलिटी और -R से भी स्टेबिलिटी, इसलिए ये पहले है। उसके बाद यहाँ पर तो -I है ही नहीं, सिर्फ रेजोनेंस है, इसके बाद ये आएगा। खुले में अगर हम कंपेरिजन करेंगे ओपन मॉलिक्यूल में, तो ओपन के अंदर तो क्रॉस रेजोनेंस के चांस बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बधे हुए नहीं है। अगर हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहेगा रेजोनेंस में आ रहा हूँ, ये यहाँ पर भी कहेगा रेजोनेंस में आ रहा हूँ, एट द सेम टाइम ऑक्सीजन भी कहेगा मैं रेजोनेंस में आ रहा हूँ।
दोनों ही अगर कंपीट करेंगे एक दूसरे के साथ तो कोई भी रेजोनेंस में नहीं आ पाएगा, जिसको हम क्रॉस रेजोनेंस भी कहते हैं, या आप कह सकते हो टग ऑफ वॉर की तरह स्थिति हो गई है इसमें। दोनों ही चाह रहे हैं रेजोनेंस में आना, कोई भी रेजोनेंस में नहीं आ पा रहा। ये इधर भी जाने की कोशिश करेगा तो ये भी रोकेगा इसको, ठीक है। तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, ये वाला, फिर सबसे लास्ट में होगा ये वाला, ठीक है। इन चारों को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2O2 में और पानी में कंपेरिजन करेंगे तो H2O2 ज्यादा एसिडिक है। एक तो 2 H है इसके पास तो इसलिए ज्यादा एसिडिक है। दूसरा, एक अगर H की बात भी करें हम तो -I की वजह से नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। पानी के अंदर तो सिर्फ वही एक ही ऑक्सीजन है तो ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, है ना, 2 की तुलना में, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसको खींच नहीं पाएगा ये ऑक्सीजन, तो ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिली है, ठीक है। तो H2O2 ज्यादा एसिडिक है। इथेनॉल के अंदर तो उल्टा ही हो गया कि जो ET है यहाँ पर इसको और बढ़ाएगा +I से, नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा तो सबसे लीस्ट एसिडिक में आ जाएगा। बात करें हम CH3PR3 और CH3NR3 में, अगर मैं इस एसिडिक प्रोटॉन को निकाल दूं CH3 के तो होगा ये कि यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव तुरंत PR3 के D के साथ p/d कर पाएगा। एक तरह से रेजोनेंस हो रहा है, इसको रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही है, जबकि NR3 में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर तो D होते नहीं है, D नहीं होंगे तो सिर्फ इंडक्टिव ही काम कर रहा होगा इसमें। तो इंडक्टिव तो बहुत स्ट्रॉन्ग फिनोमेना नहीं होता है, रेजोनेंस ज्यादा तगड़ा फिनोमेना है, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है इंडक्टिव के कंपैरिजन में। CHBr3 CHCl3 CHF3 CHBr3 CHF3 के अंदर तो सिंपल, अच्छा ये H निकाल दीजिए आप, निकालने के बाद यहाँ फ्लोरीन लगा दीजिए और यहाँ पर निकालने के बाद ब्रोमीन लगा दीजिए, ठीक है। तो फ्लोरीन में सिर्फ इंडक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें D तो होते नहीं है, तो -I से स्टेबिलिटी मिलेगी नेगेटिव चार्ज को खींच के, जबकि यहाँ पर ब्रोमीन के पास वैकेंट D होते हैं तो p/d आराम से हो पाएगा। क्लोरीन के अंदर और ब्रोमीन में ब्रोमीन का -R ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रीजन क्योंकि ये बड़े होने की वजह से स्टेरिक हिंडेंस होती है, और स्टेरिक हिंडेंस होने की वजह से ये प्लेनर हो जाते हैं, और प्लेनर होते ही ये p/d बहुत मजे से कर पाता है, जो कि CHCl3 के अंदर CCl3- के अंदर प्रोहिबिटेड है, मतलब इतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितनी CBr3 में। इसलिए CHBr3 मोस्ट एसिडिक, CHF3 लीस्ट एसिडिक। अगर हम बात करें फिनॉल की डेरिवेटिव्स की, तो फिनॉल के पैरा पे आपने OMe लगा रखा है, तो OMe का तो +R इफेक्ट होता है। अगर मैं सबसे H को निकाल दूं तो ये जो OMe लगा रखा है आपने, इसके लोन पे अंदर जाएंगे, इस नेगेटिव को और बढ़ा देंगे, तो इसको तो और डिस्टेबल कर रही है नेगेटिव को। अगर आप नेगेटिव को डिस्टेबल कर दोगे +R से तो आप एसिडिटी को कम करते चले जाओगे। ये +R से बढ़ा रहा है, यहाँ पर आपके 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ा रहा है नेगेटिव को, ये खींच रहा है इस नेगेटिव को, स्टेबलाइज कर रहा है -R से, या माइनस मीजोमेरिक भी कह सकते हो आप, माइनस रेजोनेंस भी कह सकते हो। ये इसको सहारा दे रहा है, H को निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी दे रहा है, तो मोस्ट एसिडिक हुआ ये। और ये +R से बढ़ा रहा है, इसको अनस्टेबल कर रहा है, तो लीस्ट एसिडिक हुआ पैरामेथॉक्सीफिनॉल। 13 की बात करें तो यहां पर साइक्लोपेंटाडाइन में जैसे ही आपने H+ निकाला, H+ को निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज को खूब सारा स्टेबिलिटी मिल रही है थ्रू रेजोनेंस। आगे बात करें, क्योंकि एरोमेटिसिटी आ रही है ना इसमें, है ना, साइक्लिक रिंग करंट है तो एरोमेटिक है। इसमें एक प्रॉब्लम है, एरोमेटिसिटी तो इसमें भी आई है, पर जब इसकी एरोमेटिसिटी आई है तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी चली गई है, क्योंकि इसका एक डबल बॉन्ड अंदर चला गया इस रिंग में, मतलब एक के नुकसान से एक का फायदा हुआ है। जबकि अगले कंपाउंड में बात करें तो यहां पर आपका दोनों रिंग का एक डबल बॉन्ड इसको अंदर आएगा, तब 2 रिंग का नुकसान होगा, तब जाके एक रिंग का फायदा होगा। तो ये सबसे खराब रेजोनेंस है, या सबसे लीस्ट एरोमेटिक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा, वो पहला वाला, सबसे खराब कौन सा, वो लास्ट वाला, ठीक है। क्योंकि इसमें जब एरोमेटिसिटी आई तो दोनों रिंग खराब हो गई, इसमें जब आई तो एक रिंग खराब हुई, इसमें जब आई तो कोई खराब नहीं हुई, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिली है इसको, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें 14th में, तो 14th में क्या हो रहा है, आप H को निकाल दीजिए। H को निकालने के बाद आप देखोगे कि यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और एक N में भी निकाल दूं अगर मैं, तो जो पहले ये था आपका, ये जो पहले था साइक्लोपेंटाडाइन, पहले ये नॉन एरोमेटिक था क्योंकि sp3 था, तो नॉन एरोमेटिक से H+ को निकालने के बाद ये एरोमेटिक हो रहा है, जबकि ये पहले एरोमेटिक था और H+ को निकालने के बाद ये फिर से एरोमेटिक हो रहा है। तो कोई चीज नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो रही है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिनोमेना है, कोई चीज पहले भी एरोमेटिक थी और बाद में भी एरोमेटिक हुई तो इसमें कोई बड़ी बात तो हुई नहीं है। तो ये वाला ज्यादा अच्छा मेथड है, या ज्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते हो आप रेजोनेंस है। तो साइक्लोपेंटाडाइन ज्यादा एसिडिक हुआ पायरोल से, ठीक है। और इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, H+ को निकालने के बाद सिर्फ सिंपल नेगेटिव चार्ज N के ऊपर है, तो ये सबसे लीस्ट होगा, ठीक है। समझ में, ये वाला पहले एरोमेटिक नहीं था, पहले नॉन एरोमेटिक था, फिर एरोमेटिक हुआ है, ये पहले भी एरोमेटिक था, निकाल के फिर भी एरोमेटिक है ना। तो ये कोई खास इसके अंदर इसको स्टेबिलिटी एस्टस नहीं मिली है, इसलिए बाद में आया है। 15 अगर हम बात करें HCl4 H2SO4 HNO3 और H2CO3, तो यहाँ सेंट्रल एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज को रखने की टेंडेंसी भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है बेसिकली, आप कह सकते हो। और एक और बात भी है, यहाँ पर HCl4 में पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा है ही, ऑक्सीजन शेड तो क्लोरीन की यहाँ पर +7 है, HCl4 के अंदर ये +7 में है, H2SO4 के अंदर ये +6 में है, HNO3 के अंदर ये +5 में है, और H2CO3 के अंदर ये +4 में है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, तो नेगेटिव चार्ज को रखने की, स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी भी कम होती जा रही है, ऊपर से रेजोनेंस भी कम होता जा रहा है। इसका रेजोनेंस बहुत ही ज्यादा है,
इसमें यहाँ 3 ट्रिपल बॉन्ड O है, तो ये अच्छा खासा घूमेगा रेजोनेंस में। इसके अंदर 2 ही रह गए, इसमें फिर एक ही रह गया, इसके अंदर तो फिर इसमें भी एक ही है, पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हो। आप चाहो तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे देखो तब भी आंसर सही आएगा, चाहो तो रेजोनेंस के बेसिस पे देखो तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें HClO4, HClO3, HClO2, HClO, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी सेम वही। HClO4 के अंदर ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो यहाँ कितना है +7, HClO3 में देखें तो कितना हो गया ये +5, HClO2 में +3 और HClO में +1। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम पे ऑक्सीजन स्टेट कम होती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी, नेगेटिव चार्ज को रखने की टेंडेंसी भी कम होती जाएगी। हाँ, HClO में और HBr में कंपेरिजन करेंगे तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज को आराम से रख सकता है ब्रोमीन की तुलना में, तो HClO ज़्यादा एसिडिक होगा HBr से, ठीक है। और वो फिर HBr ज़्यादा होगा HIO से, तो आई तो बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल नहीं रख पाएगा। HNO3, HNO2 में बात करें तो नाइट्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीजन स्टेट है HNO3 में, नाइट्रिक एसिड में HNO3 के अंदर ये होता है +5 में, जबकि नाइट्रस एसिड के अंदर ये होता है +3 में। तो नाइट्रोजन +5 में है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज को आराम से रख लेगा, और रेजोनेंस भी ज़्यादा है इसमें, है ना, वो बात भी है। जबकि यहाँ पर +3 है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। H2SO4, H2SO3, सल्फ्यूरिक एंड सल्फ्यूरस। H2SO4 में अगर आप देखोगे तो H2SO4 में ये +6 में है और H2SO3 में ये +3 में है, ठीक है। तो +6 में अगर ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई है, और वो जो है आपकी +3 नहीं है, ये +4 है, तो ये वाला जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव चार्ज को नहीं रख सकता। ऊपर से रेजोनेंस भी देख सकते हो, इसमें ज़्यादा रेजोनेंस है। आप जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा रेजोनेंस हो रहे हैं, है ना, जबकि इसके अंदर इतना रेजोनेंस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर तो एक डबल बॉन्ड ही है, ठीक है, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, तो उस बेसिस पे भी देख सकते हो आप, दोनों से आंसर सेम आएगा। H3PO2, H3PO3, H3PO4, यहाँ पर थोड़ा सा खतरा है। यहाँ आपको देख के ऐसा लगेगा शायद कि H3PO4 को ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। H3PO3, H3PO2 ज़्यादा एसिडिक है, क्यों? क्योंकि H3 जिसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये होता है H3PO2 और ये होगा आपका H3PO3 और H3PO4 में आपके 3 OH हैं। अब जैसे ही यहाँ पर एक H को निकालते हो, क्योंकि जो मेन एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पहला H ही होता है, ठीक है। तीनों अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हो रहा है क्रॉस रेजोनेंस। क्यों? ये कह रहा है कि मैं आऊँगा रेजोनेंस में, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आराम से जाएगा। यहाँ पर ये कहेगा मैं आ रहा हूँ, ये कह रहा मैं भी आ रहा हूँ, तो यहाँ क्रॉस रेजोनेंस होने लगा है, 2-2 कंपीट करने लगे हैं। इसमें इसकी ड्राइविंग फोर्स बढ़ गई, जो पहले 100%, इसमें 100% है रेजोनेंस की टेंडेंसी, इसमें कितनी रह गई 50% ही। इसमें ये कहेगा मैं आ रहा हूँ, ये कह रहा मैं भी आ रहा हूँ, ये कह रहा मैं भी आ रहा हूँ, तीनों ही कंपीट कर रहे हैं, जिसकी टेंडेंसी रेजोनेंस में जाने की सिर्फ 33.3% रह गई। तो रेजोनेंस में अगर जा ही नहीं पाएगा वो नेगेटिव, तो स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? इसलिए मोस्ट एसिडिक आपका पहला वाला है और लीस्ट एसिडिक आपका H3PO4 है, ठीक है। बात करें फिनॉल में, तो फिनॉल में अगर ऑर्थो पोजीशन है तो ऑर्थो पोजीशन पे आपको ध्यान रखना है, इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। पैरा पे इंडक्टिव इफेक्ट का कोई रोल नहीं है। कोई पैरा बहुत दूर होता है तो वहां जाते जाते पावर खत्म हो जाती है इंडक्टिव की, कोई दूरी के साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाता है। तो जैसे यहाँ पर है OH के संग Cl है, Br और I है, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। Cl का -I इफेक्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज को बहुत जल्दी स्टेबिलिटी देगा ये H को निकालने के बाद, तो ये मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। I जबकि कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही नहीं है तो वो उसको खास स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसलिए ये वाला मोस्ट एसिडिक है और I वाला जो है लीस्ट एसिडिक है। बात करें हम कार्बोक्सिलिक एसिड की, अगर आपके पास CO2H है और CO2H में दोनों तरफ OH लगा रखे हैं तो यह वाला मोस्ट एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप H निकालोगे तो यहाँ पर आपके पास बनेगा CO-, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज फंस जाएगा, बहुत ही स्टेबिलिटी मिलेगी इसको, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर ये नेगेटिव, तो दोनों तरफ ही चिलेटेड रिंग बन गई है जिससे स्टेबिलिटी मिल गई है, तो ये मोस्ट एसिडिक है। जबकि इधर अगर नेक्स्ट वाले में बात करें तो यहाँ सिर्फ एक ही साइड रिंग बनी है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी तो नहीं मिली है। इसके नेगेटिव निकलने के बाद, इसके नेगेटिव चार्ज को निकलने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इसके अंदर तो सिंपल -I काम करेगा थर्ड वाले में, और यहाँ पर तो +R से और बढ़ाओ रहे हो आप नेगेटिव को, आप नेगेटिव को और बढ़ा दोगे तो उससे डिस्टेबल कर दोगे उसे, ठीक है। तो मोस्ट एसिडिक ये है और लीस्ट एसिडिक आपका पैरा पे आपने जो OH लगा रखा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। बात करें सोलवे की, तो सोलवे के अंदर जो छोटी रिंग होती है उसके अंदर, छोटी रिंग के अंदर पी कैरेक्टर ज़्यादा होता है उनके बॉन्ड्स में, क्योंकि बॉन्ड एंगल कम होता है, जैसे इसके अंदर हो रहा है। इसमें अगर हम कंपेरिजन करें तो ये वाला जो है बॉन्ड, जो छोटी जो रिंग है, रिंग के जो बॉन्ड्स हैं ये 90 डिग्री के हैं, तो यानी ये प्योर पी से मिलकर बने हुए हैं। तो सारा पी अगर यहाँ आ गया है तो एस कहाँ बढ़ गया है, एस यहाँ बढ़ गया है, ठीक है, और बाहर वाले एच में भी होगा। अगर एस बढ़ा तो बॉन्ड मजबूत होगा, ये मजबूत हुआ तो ये वाला बॉन्ड जो कमजोर हो जाएगा, ये स्ट्रांग हुआ तो साइड वाला वीक हो जाएगा, तो ये वाला स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। एबीसी कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिए, एबी बॉन्ड मजबूत है तो बीसी अपने अभी कमजोर हो जाता है।
जैसे ये वाला बॉन्ड, रिंग वाले जो बॉन्ड है वो कमजोर है, क्यों? क्योंकि इसमें पी कैरेक्टर है, तो जो बाहर की तरफ है वो मजबूत हो जाएगा एस कैरेक्टर की वजह से। ये स्ट्रांग हुआ तो ये जो एच है ये वीक हो जाएगा, ये भी वीक हो जाएगा, दोनों ही। ये वीक हुआ तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, तो जो वीक हो गया वो एच जल्दी रिलीज हो जाएगा, इसलिए एच ज्यादा एसिडिक है एच बी से। नीचे वाले में अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि जो एच को निकालने के बाद, अगर मैं इस एच को निकाल दूं तो ये नेगेटिव चार्ज तीनों NO2 तो घूमेगा रेजोनेंस में, इसको कुछ ज़्यादा ही रेजोनेंस मिलेगा, और ज़्यादा रेजोनेंस मिलेगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी भी मिलेगी। यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा इस NO2 तक, ठीक है। साइनाइड में थोड़ा कम रेजोनेंस होगा क्योंकि वहाँ पर साइनाइड का -R थोड़ा वीक होता है, और CHO में तो और भी वीक -R होगा, है ना, होगा तीनों में ही होगा, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, इसलिए एसिडिटी भी इसी क्रम में घटती चली जाएगी। क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन तीनों में ही P/D है। जैसे ही आप नेगेटिव चार्ज को H को निकालोगे तो ये नेगेटिव कोशिश करेगा P/D करने की। क्लोरीन के D जो है वो छोटे हैं, और कार्बन के अंदर जो नेगेटिव है वो P में है, तो P/D की एनर्जी ऑलमोस्ट मैच कर जाएगी, आराम से अच्छी तरह से P/D कर पाएंगे। जबकि कार्बन सिलिकॉन में काफी अंतर होगा, सिलिकॉन के D रिलेटिवली बड़े होंगे, तो ये P/D इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। जब कर ही नहीं पाएंगे तो ये स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो ये कम एसिडिक होगा। 19 में अगर बात करें तो H+ के निकलने के बाद यहाँ पर तीनों जगह पे CO इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, 3 जगह पे आपने CO लगा रखा है, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो इससे ज़्यादा एसिडिक तो वैसे कोई नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ सिर्फ 2 जगह जा रहा है, इसमें तो बस एक ही जगह है, तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक हो गया है। 20 में बात करें तो यहाँ पर CO2H के बगल में आपने नाइट्रोजन लगा रखा है, तो यहाँ पर -I इफेक्ट काम कर रहा होगा, नाइट्रोजन पास लगा रखा है, तो दूरी के साथ इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होता जाता है, तो N के -I की वजह से इस नेगेटिव को थोड़ा बहुत सहारा मिल रहा होगा, कुछ कम होगा, ये थोड़ा दूर हो गया, ये और दूर हो गया, तो ये सबसे कम स्टेबिलिटी मिलेगी इसको, इसलिए सबसे कम एसिडिक है। 21 में क्या हो गया है, यहाँ पर सर इफेक्ट लगने लग गया है। सर इफेक्ट के जो कुछ खास ग्रुप्स है वही सर इफेक्ट करते हैं, आप ध्यान रखिएगा, सर इफेक्ट का अलग से वीडियो बना रखा है, नहीं आता हो तो आप देख सकते हो। तो सर इफेक्ट, ये तीनों ग्रुप्स सर इफेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि तीनों बल्कि हैं तो टकराएंगे तो आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, और आउट ऑफ प्लेन चले गए तो बेंजीन अलग प्लेन में, NO2 अलग प्लेन में हो जाएगा। अब इसके लोन पेयर जो NO2 तक नहीं जा पाएंगे, जो उसके पैरा पे लगा था, क्योंकि मेटा पे तो रेजोनेंस वैसे ही काम नहीं करता, पैरा पे थोड़ा बहुत करता था, मतलब करता था, अब वो वहां नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ इंडक्टिव काम करेगा, और इंडक्टिव बहुत ही वीक इफेक्ट है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दे नहीं पाएगा इस नेगेटिव को। जबकि अगले वाले में कोई सर्वर नहीं है, अगर कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, तो ये नेगेटिव मजे से NO2 तक घूमने जा पाएगा, और जा पाएगा तो स्टेबिलिटी भी मिल पाएगी, इसलिए ज़्यादा एसिडिक है इससे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट हो रहा है। अगर बात करें हम Z* की बेसिस पे, तो हाइड्रोक्साइड, एक है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक है फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो इसमें अगर देखें तो FeOH है, तो Fe में 3+ है और एल्यूमिनियम में 3+ है। एल्यूमिनियम जो है वो काफ़ी हार्ड एसिड है, चार्ज ज़्यादा होता है, डेफिशिएंसी थी इसलिए। एल्यूमिनियम और OH का बॉन्ड की बात करें, और आयरन और OH की, तो ज़्यादा मजबूत बॉन्ड एल्यूमिनियम और OH का है, तो अगर ये वाला बॉन्ड मजबूत हुआ तो साइड वाले को कमजोर होना पड़ेगा, तो ये H+ जल्दी रिलीज करेगा, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा Fe के कंपेरिजन में, ठीक है। ये इतना रिलेटिव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो ये साइड वाला इसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। 23 की अगर हम बात करें, CO2H, और यहाँ पर है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड्स में काम करता है, और एनिलीन्स में, एनिलीन को हम बेसिक बेसिस में देख चुके हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो बेंजोइक एसिड होती हैं उनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, इसी का जो रेजोनेंस है COO- का, यही बस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। पर यहाँ पर एक रेजोनेंस और हो सकता है जो कि खराब रेजोनेंस कहते हैं इसको हम, जिसको हम एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ये इसकी जो स्टेबिलिटी है बेंजोइट एनाइन की, इसको ये डिस्टेबल करता है। कारण, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन से 2 नेगेटिव आ चुके हैं, और ये दोनों जो नेगेटिव चार्ज है ये बहुत पास आने की वजह से रिपेल भी करते हैं। दूसरा, बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर चुकी है। तीसरा, बॉन्ड इसमें कम हो गए हैं। 3 बातें हैं जो इसको खराब कर रही हैं, और खराब करने की वजह से ये स्ट्रक्चर इसकी एरोमेटिसिटी को या इसकी जो स्टेबिलिटी है नेगेटिव चार्ज की, उसको रोकता है? तो हमें ये देखना है कि इसे बनने से कौन रोके। जो भी चीज इसे बनने से रोकेगी इस एबनॉर्मल स्ट्रक्चर को, इसे बोलते हैं हम एबनॉर्मल या अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसे बनने से जो रोकेगा वो इसकी एसिडिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि खराब कर रहा है एसिडिटी को, ठीक है। तो इसको कौन कौन रोक सकता है? इसके ऑर्थो पे मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो टकरा के बेंजीन को आउट ऑफ प्लेन कर दे, या CO2H को आउट ऑफ प्लेन कर दे। फिर CO2H बेंजीन के साथ प्लेन में नहीं आ पाएगी, तो वो रेजोनेंस में भी नहीं आ पाएगी, और रेजोनेंस में अगर नहीं आएगी तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। ये तभी बन सकता है जब बेंजीन का और CO2- का प्लेन एक ही हो, तभी दोनों रेजोनेंस में आएंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। मतलब ऑर्थो पे आप कौन से ग्रुप लगा सकते हो? फ्लोरीन, OMe, NO2, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CH3। अगर आप ऐसे, या CH3 भारी भी हो सकते हैं, CH3 कर रहा है स्टेरिक कंडेंस, और भी कर पाएंगे, पर उससे भारी। ये ग्रुप धक्का देके इस CO2H को बोर्ड से बाहर निकाल देंगे, आउट ऑफ प्लेन कर देंगे। एक बार ये CO2H आउट ऑफ प्लेन हो गया,
बेंजीन के प्लेन से डिफर हो गया, फिर ये रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा और ये गंदा वाला स्ट्रक्चर बनने से रुकेगा, जिससे इसकी एसिडिटी ओवरऑल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑर्थो वाले ग्रुप में आप ध्यान रखिए, ऑर्थो वाले में तो ये मोस्ट एसिडिक होना ही है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बनेगा नहीं खराब वाला, इससे वो मोस्ट एसिडिक होगा। तो देखो, और ये बहुत डोमिनेटिंग है, ये सब पे भारी पड़ने वाला है, रेजोनेंस पे, कॉन्जुगेशन पे, हर चीज पे। तो देखो, ऑर्थो में चाहे फ्लोरीन लगाओ चाहे ओएमई, मैंने नंबर 1 पे ला दिया है, क्यों? क्योंकि इसने धक्का देके इसको ऑटो प्लेन कर दिया हुआ, जिससे वो खराब वाला स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होगा। अब आप नॉर्मल स्ट्रक्चर से कर सकते हो, मेटा पे लगा रखा है आपने फ्लोरीन या ओएमई को, तो इंडक्टिव काम करता है मेटा पे, रेजोनेंस काम करता नहीं है, इसमें तो कुछ ग्रुप ही नहीं है। इसमें ये फ्लोरीन हुआ या NH2 नहीं होगा, यहाँ ओएमई और फ्लोरीन होंगे बस। फ्लोरीन या ओएमई अगर आप लेते हो तो ये तो बढ़ाएंगे, अपने लोन पे अंदर देंगे, पैरा पे लगा रखे ना, तो ये प्लस R से इस नेगेटिव को और बढ़ाएंगे। अगर आप नेगेटिव को और नेगेटिव कर दोगे तो वो उसको अनस्टेबल कर दोगे, इसलिए ये लीस्ट एसिडिक है, जबकि ऑर्थो वाला तो मोस्ट हाई, ये फिर फ्लोरीन वाला जो मेटा पे लगा रखा है, और ये फिर बीच में। हाँ, NO2 ऑर्थो वाला तो नंबर 1 पे आना ही है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, धक्का देके CO2H आउट ऑफ प्लेन, इससे इसकी एसिडिटी बढ़ गई। हाँ, अगर आप पैरों पे NO2 लगाते हो तो -R से खींचेगा ये नेगेटिव को, तो नेगेटिव को कम कर देगा। मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव काम कर रहा है, तो ये इंडक्टिव से कम कर रहा है, इंडक्टिव थोड़ा वीक इफेक्ट है रेजोनेंस से, और इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है जो इसको स्टेबल कर रहा हो। यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका सिंपल, अगर ये ऑर्थो पे लगा रखे हैं तो इंडक्टिव काम करता ही करता है, ये तो फिर सर इफेक्ट लगना है, ऑर्थो लगना है तो इसका तो हटा ही दो। यहाँ पर मेटा पे इंडक्टिव काम कर रहा होगा, इंडक्टिव से नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिलेगी। पैरा पे बहुत ज्यादा इंडक्टिव काम करता नहीं है, तो आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि यहाँ पर इंडक्टिव और कम हो गया है तो स्टेबिलिटी और कम हो गई, इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है ना, जिसको स्टेबिलिटी दे रहा हूँ। CH3 ऑर्थो वाला तो नंबर 1 पे आना ही है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, धक्के की वजह से CO2H आउट ऑफ प्लेन जाने से गंदा स्ट्रक्चर रुक जाएगा, जिससे इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। आगे की बात करें तो CH3 यहाँ पर प्लस आई से बढ़ा रहा है, आप नेगेटिव को और बढ़ाओगे तो उसको अनस्टेबल कर दोगे, जबकि पैरा से आप हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ाओगे और प्लस आई से भी बढ़ाओगे, जिसको नेगेटिव को और बढ़ा दोगे, आप बढ़ा दोगे तो उसको और अनस्टेबल कर दोगे। ठीक है, ये लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। बात करें 27 की, फॉर्मिक एसिड मोस्ट एसिडिक है, क्यों? क्योंकि उसमें कोई ग्रुप ही नहीं है जो उसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाए, क्योंकि H का कोई ग्रुप इफेक्ट होता नहीं है, तो CO2- आराम से रेजोनेंस में रहेगा, इक्वल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और कोई ग्रुप भी नहीं है डिस्टेबल करे। हाँ, बेंजीन में एक प्रॉब्लम है, बेंजीन में अगर आप लेते हो CO2- तो बेंजीन का कुछ ना कुछ प्लस R है ही, नेगेटिव को और बढ़ाने की कोशिश ये करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा तो खराब करेगा। तो बेंजोएट बाद में है, एलिफेटिक उसके बाद आएगा, क्यों? क्योंकि जो एलोफेटिक होंगे इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी यहाँ पर sp3 होगी, जबकि यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 है। एस करेक्टर बनने से माइनस चार्ज को रखने की टेंडेंसी बढ़ती है, इसलिए बेंजीन वाली पहले है, मतलब एरोमेटिक वाली पहले है एलिफेटिक से। एसिडिटी में फिनॉल बाद में आएगा, कोई फिनॉल में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं, एक ही है जिसपे ओपन नेगेटिव है, बाकी सारे खराब हैं। फिर मिथनॉल आएगा उसके बाद, फिनॉल के बाद, क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस भी नहीं हो रहा, फिनॉल में कम से कम रेजोनेंस तो है H को निकालने के बाद। फिर पानी है, पानी और इथेनॉल के बीच, इथेनॉल और मिथनॉल के बीच में पानी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मिथनॉल के अंदर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, सिंपल माइनस आई और उल्टा। CH3O- में ध्यान रखना, CH3 में अगर मैं इसको निकाल दूं H को, तो इस कार्बन का कोई प्लस आई नहीं है, क्योंकि H का कोई ग्रुप इफेक्ट नहीं होता, तो एक तरह से आप मान सकते हो इसका माइनस आई इफेक्ट ही काम कर रहा है। जबकि इथेनॉल में अब आने लगेगा O- CH2CH3, तो इसका प्लस आई है तो ये नेगेटिव को बढ़ाएगा, जिससे कि एसिडिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो मिथनॉल में माइनस आई है, पानी में कुछ भी नहीं है, इथेनॉल में प्लस आई आने लगा। हाँ, एल्काइन, एसिटिलीन और अमोनिया में अगर हम बात करें तो HC≡C-, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है sp, और अमोनिया की हाइब्रिडेशन क्या है sp3। अब sp हाइब्रिडाइज कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से, ये आप ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो इसी वजह से ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज को आराम से रख लेगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल भी होगा, इसलिए ज्यादा एसिडिक भी होगा। 28 में बात करें, हमने यहां पर NO2 लगा रखा है, साइनाइड है, NH3+ है। आप ध्यान रखिएगा NH3+ का माइनस आई जरूर ज्यादा होता है, लेकिन NH3 की दूरी का भी बड़ा रोल है। जब इंडक्टिव फैक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आप रखोगे डिस्टेंस, नंबर एंड देन पावर। डिस्टेंस का बड़ा ध्यान रखना, जितनी ज्यादा दूरी होती जाएगी उतनी ज्यादा इंडक्टिव फैक्ट की पावर भी कम होती चली जाएगी। जितना पास होगा कोई ग्रुप उतना ही उसका रोल भी ज्यादा होगा, उसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा। यहाँ NO2 जस्ट एडिशन में लगा रखा है तुमने, साइनाइड भी बगल में लगा रखा है, NH3 काफी दूर हो गया है, भलाई पावर ज्यादा है पर दूर होने की वजह से इसकी पावर कम हो गई होगी। ठीक है, तो जीतेगा कौन? NO2। फिर साइनाइड पास है, तो पास में दोनों ही पास में, NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है साइनाइड से, और NH3 का तो दूर हो गया तो माइनस आई कम ही होगा, चाहे इसकी पावर कितनी भी रहे। यहाँ पर डिस्टेंस अगर सेम है तो फिर नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर, यहाँ देखें तो ये कार्बन बगल वाले कार्बन पे क्लोरीन है, यहाँ पर बगल के साइड वाले पे एक छोड़ के आ रहा है, थोड़ी दूर है, भलाई 2 फ्लोरीन है पर वो दूर है, इसका पावर कम है। तो पहले आप डिस्टेंस देखोगे, ये पास है, चाहे एक ही क्लोरीन क्यों ना हो पर है तो पास, तो इसका माइनस आई ज्यादा दमदार होगा, ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, तो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा खींच के माइनस आई से। यहाँ फ्लोरीन है, एक कार्बन छोड़ के, मतलब सेकंड कार्बन पे है CO2H के, यहाँ पर भी ये सेकंड कार्बन पे भी है, यहाँ पर भी सेकंड पे। अब आप देखोगे नंबर को, यहाँ 2 फ्लोरीन है,
2 क्लोरीन है और यहाँ 1 फ्लोरीन है। पहले आप नंबर देखोगे, 2 फ्लोरीन तो ऑब्वियसली 2 क्लोरीन से ज्यादा ही होंगे माइनस आई में, पर 2 क्लोरीन 1 फ्लोरीन से ज्यादा होता है। डिस्टेंस अगर सेम है तो नंबर देखो आप, नंबर बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ेगी। 2 क्लोरीन की पावर 1 फ्लोरीन से ज्यादा होती है, इसलिए ये -4 को आराम से खींच के कम कर पाएगा फ्लोरीन के कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए ये क्रम रहेगा आपका एसिडिटी का, स्टेबिलिटी का भी। बात करें मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, कॉन्जुगेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यही है कि आपको इस गंदे वाले स्ट्रक्चर को बनने से रोकना है। ये स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए, ये वाला स्ट्रक्चर क्यों, वही वाली बात है क्योंकि इसमें एक तो बॉन्ड कम होते हैं, ऊपर से नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को आपको बनने से रोकना है, ठीक है। बॉन्ड कम हुआ है और दूसरी बात ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहा है। इसको कौन रोक सकता है? अगर हम मैलिक एसिड की बात करें तो मैलिक के अंदर जो पहला है Ka1 की बात करें तो Ka1 में पहला जैसे CO2H निकलेगा तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये CO2H आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। अगर ये एल्कीन का प्लेन और CO2 माइनस का प्लेन अगर अलग अलग हो गए तो यार ये नेगेटिव चार्ज और ये पाई के बीच में रेजोनेंस रुक जाएगा और वो गंदा वाला स्ट्रक्चर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बनने से रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्लैश करने की वजह से आउट ऑफ प्लेन चला गया है, तो ये रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। क्योंकि रेजोनेंस की जो मेन कंडीशन है वो है प्लेनरिटी। प्लेनरिटी अगर डिस्टर्ब हुई तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन अगर फ्यूमेरिक एसिड की बात करें तो वहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर ये दोनों ट्रांस हैं, तो वहां पर वो आराम से रेजोनेंस करेगा और आराम से रेजोनेंस करने का नुकसान ये होगा कि वो एबनॉर्मल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिससे एसिडिटी या स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अगर मैलिक एसिड की बात करोगे आप तो मैलिक एसिड का जो Ka1 है वो ज्यादा होता है फ्यूमेरिक से। पर हाँ, Ka2 की जब बात होगी, सेकंड 2H है ना हमारे पास, एक और H भी तो निकल सकता है, तो वो उल्टा हो जाएगा, फ्यूमेरिक का ज्यादा हो जाएगा मैलिक से। क्यों? क्योंकि जैसे ही पहला निकला, पहला तो चलो मैलिक का ज्यादा अच्छा था, लेकिन निकलने के बाद हुआ ये कि जो सेकंड वाला है वो फंस गया किसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। सेकंड वाला तुरंत हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर फंस जाएगा। कैसे फंसा होगा? देखिए ऐसे C डबल बॉन्ड O माइनस OH ऐसे। अब एक बार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर फंस गया ये H, तो फिर निकलेगा कैसे? ट्रांस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती, तो उसका H फिर भी निकल जाएगा। तो फ्यूमेरिक एसिड का Ka2 ज्यादा होगा मैलिक से, पर Ka1 मैलिक का ज्यादा होगा फ्यूमेरिक से, ठीक है। एल्यूमिनियम गैलियम, अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हो आप, चार्ज सेम है, एल्यूमिनियम पे 3+ है और पानी है, OH है, और Bl का इंटर, या थैलियम ले लो आप, OH ले लो, 3+ है, तो ये वाला बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना मजबूत होगा। एल्यूमिनियम और नीचे डाउन द ग्रुप जाते हो साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगा तो ये वाला बॉन्ड लंबा होगा, ये लंबा होगा तो वीक होगा, ये वीक होगा तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये रिलेटिवली ज्यादा एसिडिक है, सॉरी ये कम एसिडिक है। एल्यूमिनियम का बॉन्ड मजबूत हुआ तो ये स्ट्रांग हुआ, तो साइड वाले बॉन्ड को कमजोर होना पड़ेगा, ये H+ जल्दी रिलीज कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में मजबूत हुआ ना इंट्रैक्शन। ये इंट्रैक्शन का स्ट्रांग होता ही OH को कमजोर होना पड़ेगा, ABC कॉन्सेप्ट से, तो H जल्दी निकल जाएगा, H निकलते ही ये एसिडिक हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिटी घटती है, ठीक है। ऐसे ही सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की अगर बात करें तो सोडियम का चार्ज ज्यादा होता है। डाउन द ग्रुप जाओगे आप सीजियम और OH में, ये बड़ा छोटा है, इंट्रैक्शन अच्छा नहीं है, ये वीक है, तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। NaO का बॉन्ड मजबूत है, दोनों छोटे छोटे हैं, तो ये स्ट्रांग तो ये वीक हो जाएगा, तो H जल्दी निकल जाएगा। H जल्दी निकल जाएगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाओगे और पानी के साथ कॉम्प्लेक्स बना रखा है, तो आप ध्यान रखिएगा वहां पर आपकी एसिडिटी कम होती चली जाएगी, है ना। चार्ज से भी Fe3+ में है और Fe2+ में है। Fe3+ का बॉन्ड मजबूत होगा तो ये स्ट्रांग हुआ तो साइड वाला बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, H+ जल्दी निकल जाएगा। जबकि Fe2+ में चार्ज कम है, तो ये वाला बॉन्ड वीक, साइड वाला बॉन्ड स्ट्रांग, H चिपका रहेगा, ये कम एसिडिक होगा। 32 यहाँ लग रही है। ऑक्साइड के केस में आप याद रखिएगा, हमेशा आपको लक्स फ्लड अप्रोच लगानी है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्साइड कस के पकड़ के रखेगा वो, तो वो ऑक्साइड एक्सेप्टर कहलाएगा, वो एसिड कहलाएगा। N2O5, अगर हम बात करें N2O5 की, यहाँ +5 चार्ज है, इसको ऑक्सीडेट है, और उसके बाद है आपका N2O4, इसमें +4 है, +5 +4, N2O3 में +3, NO में +2 और N2O में +1। चार्ज कम होता जाएगा तो ऑक्सीजन को पकड़ने की टेंडेंसी भी कम होती जाएगी, तो ये ऑक्साइड डोनर बन जाएगा। और N2O5 में चार्ज बहुत ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन को टाइटली पकड़ के रखेगा, तो ये ऑक्साइड एक्सेप्टर होगा। इसलिए N2O5 जो है मोस्ट एसिडिक है, और N2O जो है वो तो लीस्ट एसिडिक में आएगा, हालांकि वो तो न्यूट्रल और है, एसिडिक तो छोड़ो। CO2 और CO में बात करें तो CO2 में कार्बन में +4 चार्ज है, CO में सिर्फ +2 चार्ज है। चार्ज जितना ज्यादा होगा ऑक्सीजन को पकड़, या आप कह सकते हो ऑक्सीजन को तो पकड़ ही रहा है टाइटली, इनके बीच में इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है ना, छोटा हो चुका है कार्बन। +4 का मतलब तो यही होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का चार्ज का मतलब है कि इसने बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरे एटम के, उसको टाइटली पकड़ लिया है उसको, जिससे वाला बॉन्ड मजबूत हो गया है, बॉन्ड लेंथ कम हो गई है, तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो CO2 ज्यादा एसिडिक होता है CO से, सेम SO3 +6 चार्ज, यानी सल्फर छोटा हो चुका है, तो वो ऑक्सीजन को टाइटली पकड़ लेगा। फिर यहाँ +4 में और तीसरे में सल्फर +2 में, +2 में तो उसकी इंट्रैक्शन बहुत ही खराब होगा, तो ऑक्सीजन जल्दी निकल सकता है इसमें से। 33 इसे कहते हैं फील्ड इफेक्ट। तो इसमें अगर हम बात देखें तो फील्ड इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास जो CO2H है,
अगर आप इसका H को निकाल दो, COO माइनस कर दो, और यहाँ पर आपके पास 2 क्लोरीन है, ठीक है, तो यहाँ एक प्रॉब्लम होने लगती है क्या कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड O माइनस है, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ जो लोन पेयर है, अगर ये सेम साइड हुए तो ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपेल करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली रिपेल करेंगे तो इसको अनस्टेबल कर देंगे। लेकिन अगर इन दोनों Cl का मूव दूसरी साइड हुआ, इसका ओरिएंटेशन दूसरी साइड हुआ, तो यहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे H को निकालने के बाद स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब ये Cl अगर इधर कर दूँ मैं इसको चेहरा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने इसको निकाल भी दिया तो ये Cl तो काफ़ी दूर हो गए, Cl का ओरिएंटेशन दूसरी साइड हो गया है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को इसके लोन पेयर को रिपेल नहीं करेगा। इससे ये रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ज़्यादा एसिडिक भी है। दोनों Cl जब CO2 H की तरफ रहेंगे तो वो कम एसिडिक कहलाएंगे, ठीक है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, एक और भी बात कह सकते हो आप कि जब दोनों Cl का चेहरा इसकी तरफ होगा तो यहाँ पर एक हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो H है CO2 H वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस जाएगा इनकी तरफ, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो आप, निकालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि क्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, फिर भी ऐसा नहीं करता ही नहीं है, क्लोरीन के अंदर करता है वो, ठीक है। तो यहाँ भी आप कह सकते हो एक माइल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, ठीक है। पर मेन बात इसकी फील्ड इफेक्ट की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की है। 34 में अगर हम बात करें तो 2 CO के बीच का H ओबीसी ज़्यादा एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ डिलोकलाइज होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें, इसकी तुलना करें इससे, तो यहाँ पर क्रॉस रेजोनेंस के चांस हो गए हैं। ये नेगेटिव आने चाहेगा रेजोनेंस में, लेकिन ऑक्सीजन भी इसको रोकेगा, क्योंकि वो खुद भी कोशिश करेगा मैं भी आऊँ। दोनों नहीं यहाँ पर आने, ये इसको आने नहीं देगा, ये इसको आने नहीं देगा, कोई भी आने नहीं देगा, तो रेजोनेंस ढंग से नहीं हो पाएगा। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कीटोन है, बहुत ज़्यादा रेजोनेंस हो नहीं रहा है, तो ये बाद में आएगा। और इसके अंदर तो और मुश्किल है, क्योंकि एक ही था, ये चाह रहा था आने का, और ये ऑक्सीजन भी रोक रहा है उसको ड्यू टू क्रॉस रेजोनेंस, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कंपीट करेंगे तो कोई भी नहीं आ पाएगा ढंग से रेजोनेंस में। 35 में अगर हम बात करें pyridine की मैंने 2 पोजीशन पे, 3rd और 4th पोजीशन पे CH3 लगाया। यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो पूरा घूमता घूमता N पे नेगेटिव लेके जाएगा, और N पे नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव, वो आराम से रख पाएगा, इसलिए ज़्यादा एसिडिक है इसकी तुलना में। क्यों? कोई यहाँ से निकालो नेगेटिव चार्ज तो वो कार्बन पे नहीं आ रहा है, कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि वैसे ही मेटा पे लगा रखा है, मेटा पे रेजोनेंस काम करता ही नहीं है प्रॉपर, ठीक है। तो ये वाला बी वाला ज़्यादा एसिडिक है ए वाले से। सेम NO2 के साथ भी होगा। अगर मैंने NO2 लगा रखा है तो NO2 का माइनस आर इफेक्ट होता है, और यहाँ पर जो CH3 इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकालूं तो ये पूरा घूमता घूमता O तक जाएगा, मतलब पैरा पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो NO2 तक जा सकता है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू मेटा। मेटा वाला जो नेगेटिव है वो सिर्फ रिंग में घूमता रहेगा, वो NO2 तक नहीं जा पाएगा, तो स्टेबिलिटी उसे नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इसलिए ए वाला ज़्यादा एसिडिक है बी वाले से यहाँ पर। 36 4th पोजीशन पे अगर आप हाइड्रोजन लगा दोगे या हाइड्रोजन का कोई भी ग्रुप लगा दोगे तो इंडक्टिव तो वहाँ काम नहीं करेगा, वहाँ सिंपल एक ही चीज़ रह गई अब रेजोनेंस, क्योंकि दूरी के साथ इंडक्टिव कम होता जाता है। तो अगर हम बात करें फ्लोरीन की, क्लोरीन की और आयोडीन की, फ्लोरीन का रेजोनेंस अच्छा खासा होता है, क्लोरीन का रेजोनेंस थोड़ा खराब होने लगा क्योंकि साइज बड़ी होने लगी, और आयोडीन का रेजोनेंस भी और भी बुरा हो गया क्योंकि इसके लोन पे बहुत बड़े हो गए, तो जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ सिंपल माइनस आई काम करेगा, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस आर, इसमें पुअर प्लस आर, तो ये प्लस आर से नेगेटिव और बढ़ाएगा, तो इसको एसिडिटी को कम कर देगा। क्लोरीन और आयोडीन में बात करें तो आयोडीन का सिंपल माइनस आई है, तो माइनस आई नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी देगा कुछ ना कुछ, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम एसिडिटी पैराफ्लोरोफेनॉल की होगी, ठीक है। रोल ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई डाइकीटोन मॉलिक्यूल्स हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपने आपने 1 इक्विवेलेंट बेस डाला तो पहला इक्विवेलेंट बेस कहां से निकालेगा? एसिडिक प्रोटॉन बीच से। क्यों? क्योंकि यही नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ घूमेगा, रेजोनेंस का एंजॉय कर पाएगा, इसलिए पहला इक्विवेलेंट हमेशा, चाहे किसी कोई भी बेस लो, LDA ले लो आप, NaH लो, ठीक है, तो NaOT लो, उसका 1 इक्विवेलेंट, पहला इक्विवेलेंट हमेशा बीच का ही एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ डिलोकलाइज कर सकता है। अब मैं डाल दूं उसके बाद कोई RX, R कोई एल्काइल ग्रुप होगा, एराइल ग्रुप या एल्कीन या ट्रिपल बॉन्ड C है ना, इसे नहीं होने चाहिए, वरना वो डबल बॉन्ड करेक्टर होगा तो वो टूटेगा नहीं। ये नॉर्मल में मान के चलता हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, अनसैचुरेटेड यहाँ पर कार्बन नहीं है, सैचुरेटेड कार्बन है, तो ये सिंपल स्प्रेड करेगा, SN2 कर देगा, X यहाँ से निकल जाएगा। ये कब होगा? जब 1 इक्विवेलेंट बेस डालोगे, RS डालोगे। पर हाँ, आपने दो करके डाला, आपने डाला 1 इक्विवेलेंट बेस, तो वो क्या करेगा? पहला H निकाल देगा और ये नेगेटिव अटैक कर जाएगा R पे, रिएक्शन खत्म हो गई। आपने फिर से डाल दिया 1 इक्विवेलेंट बेस, तो अभी एक और एसिडिक हाइड्रोजन है ना, वो भी निकल जाएगा, वहां भी लग जाएगा R। आप अगर एक एक करके 2 स्टेप में 2 इक्विवेलेंट डालोगे, पहले 1 डाला, RX डाला, फिर 1 डाला, फिर RS डाला, तो आप यहीं पर 2 R लगा सकते हो। पर आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है, जब आपने एक संग 2 डाल दिए, एक संग 2 इक्विवेलेंट बेस्ड अगर डाल देते हो तो क्या होता है? पहला यहां से निकाल देगा और ये निकालने के बाद तुरंत इनोलेट बना लेगा। अब जब दूसरा होगा, दूसरा यहां से निकालेगा, कहीं और तो कोई है नहीं एसिडिक, तो दूसरा यहां से निकाल देगा और ये इनोलेट बना देगा। मतलब कुल मिला के हुआ ये, पहले ने यहां से निकाला, दूसरा ने यहां से निकाला, आप ऐसे कह सकते हो। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो स्टेबल कौन सा है? बीच वाला। तो रिएक्टिव कौन सा हुआ? कोने वाला। तो इसमें कोने वाला रिएक्ट करेगा RX के ऊपर,
बाद में इसमें एच लग जाएगा वर्कअप से, है ना, एच तो वैसे ही घूम रहे हैं तो आर कोने में लगेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने दो इक्विवेलेंट एक संग डाल दिए तो उसमें आप दो निकालोगे तो जो स्टेबल वाला उस पर रिएक्ट नहीं कराओगे, आपने जो लास्ट में निकाला है उस पर आप रिएक्ट कराओगे। लास्ट में जो एनायन बनता है वो पहले रिएक्ट करता है हमेशा, ठीक है। सेम इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास कोई स्केलेटन है, यहाँ पे आपके पास OH है, यहाँ पे आपके पास NHR है, और यहाँ पर आपके पास मान लो कोई एल्काइन है, ठीक है, कीटोन है, एल्काइन लेना कीटोन है, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने डाला यहाँ पर क्या, वन इक्विवेलेंट बेस, तो वन इक्विवेलेंट कहाँ से निकालेगा, यहाँ से, और ये अटैक कर जाएगा आर पे। आपने डाल दिया दो इक्विवेलेंट बेस, तो पहला यहाँ से निकालेगा, दूसरा कहाँ से निकालेगा, N का H, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लगा दिया मान लो थर्ड इक्विवेलेंट बेस, तो तीसरा कहाँ से निकालेगा, यहाँ से, यहाँ पर एक H1, ठीक है। अब थ्री इक्विवेलेंट बेस डाल के आप डालते हो RX, तो आप ध्यान रखिए जो लास्ट में निकला है वो पहले रिएक्ट करेगा। मोस्ट स्टेबल था ये वाला, उसके बाद ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ये वाला, तो ये अटैक करेगा R के ऊपर, ठीक है। तो लास्ट में जो नेगेटिव चार्ज आया है, लास्ट में जो एनायन आया है वो हमेशा पहले रिएक्ट करता है, ठीक है। तो रोल ऑफ इक्विवेलेंट का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये से कुछ एग्जांपल एसिडिटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक नया टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।